हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत व्यक्तित्व के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व क्या होता है? सामान्य रूप से जो मानव द्वारा व्यवहार होता है वही व्यवहार उसका पहचान, उसके जीवन के निर्माण का आधार बनता है, वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। दूसरे अगर अर्थों में देखें तो व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला व्यवहार जो उसके और समाज के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप या व्यक्तिगत क्रिया के फलस्वरूप उसका जो व्यवहार निर्मित होता है वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। यद्यपि इस 5-6 प्रकार से अर्थ बताया जा चुका है। प्ले लिस्ट में जाइए, व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ के आइए। आगे हम चलते हैं व्यक्तित्व के प्रकार के विषय में। सामान्यतः अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्व के हम इस वीडियो के अंतर्गत 3 दृष्टिकोणों से व्यक्तित्व के प्रकार का अध्ययन करेंगे। वैसे व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में अध्ययन अनेकों रूपों में किए गए हैं। हम लोग इसमें 3 रूप से देखेंगे। पहला हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, या सामान्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। उसमें सामान्यतः जो है 3 प्रकार होते हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है? सतोगुण का मतलब ही होता है जो सत्य पर आधारित गुण हो, उसे हम क्या कहते हैं? सतोगुण कहते हैं। ऐसा गुण जिसका कभी नाश न होता हो, जिसमें कभी पतन न होता हो, उसको क्या कहते हैं? सतोगुण। जैसे ज्ञान, कोई विद्वान है, गुण ज्ञान सतोगुण है। सत्य बोलना सतोगुण है। तप करना सतोगुण है। यानी जितने अच्छे कर्म होते हैं वे व्यक्ति को भी लाभ देते हैं और समाज को भी लाभ देते हैं। ऐसे गुणों को हम किस में शामिल करते हैं? सतोगुण में शामिल करते हैं। उसका सदैव उन्नति और प्रगति होता है। जैसे अनुशासन, नियम, धर्म, उपासना, आध्यात्मिक ज्ञान, सेवा, सहिष्णुता, तपस्या, ये सब क्या है? सतोगुण है। यानी सतोगुण में सदैव उन्नति प्रगति ही होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? सतोगुण। ऐसे व्यक्ति जो होगा, ऐसे व्यवहार जो अनुशासन को मानता हो, नियम को मानता हो, प्रक्रिया को मानता हो, व्यवस्थित जीवन को मानता हो, और इससे संबंधित गुण, ज्ञान, कला इत्यादि जो कुछ भी है वे सभी किस में आते हैं? सतोगुण में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे शब्द हैं कि जो बार बार आप सबको सुनने को मिलेंगे। सतोगुण कहते हैं। सतोगुण में सभी चीज़ अच्छा है। वह अच्छाई का स्वरूप इसलिए है कि वह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूपों से उसका कल्याण, उसका विकास करता है। अब आते हैं तीसरे पे आते हैं। पहले दूसरा तीसरा बता ले तब। तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है, तम का मतलब ही होता है अंधकार। ऐसा गुण जो सदैव पतन का कारण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? तमोगुण। और ऐसे गुण वाले व्यक्ति को तमोगुणी व्यक्तित्व वाला कहा जाएगा। जैसे तम का मतलब अंधकार होता है, तमोगुण का मतलब झूठ बोलना, आलस करना, अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक नींद लेना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, झगड़ा लगाना, दूसरे का छल कपट करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, ये सब जितने हैं जो पतन का कारण जितने गुण बनते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? तमोगुण कहलाते हैं। झूठ, पाप, हत्या, हिंसा जो है, अपहरण, अपमानित करना, ये सब अपमानित करना, चोरी, लूट, खसोट, डकैती, भ्रष्टाचार, नियम को न मानना, नियम को तोड़ना, ये सब जितने ऐसे दुर्गुण हैं जिसके वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व का, आत्मसम्मान का, उसके व्यवहार का पतन होता है, ये सभी गुण तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। वो सभी किस में आते हैं? तमोगुण। अब ये ऐसा गुण वाला जो व्यक्ति होगा वह तमोगुण का व्यक्तित्व है उसका। अब आता है रजोगुण। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये शब्द हमेशा आपको मिलते रहेंगे। रजोगुण का मतलब ये होता है सतोगुण और तमोगुण को मिला देने पर रजोगुण। रजो का मतलब एक प्रकार से रज का मतलब होता है, एक प्रकार से रज का मतलब एक प्रकार से रचना, यानी क्रियात्मक गतिविधि। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म में विश्वास रखता हो, जो वह क्या करता है? हमेशा रचनात्मक गतिविधियों में विश्वास करता हो। वह गलत है कि सही इस पर विचार नहीं करता। हमारा इससे काम बन जाएगा, वो ऐसा वो करेगा। जैसे
अधिकारी या नेता जो घूस लेकर के या गलत व्यवहार करके बराबर कार्य को कर रहे हैं, कार्य तो कर रहा है लेकिन उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि हम पतन होगा कि उत्थान होगा, इसका कोई निर्णय नहीं करता। तो रजोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः अपने कर्म में ही विश्वास करने वाले होते हैं, और वो कर्म गलत है कि सही है उस पर उतना विचार नहीं करते, बस अपनी आवश्यकता की पूर्ति और अपना ही विकास पर वो ध्यान रखते हैं। तो रजोगुण वाले व्यक्ति जैसे राजा टाइप के रहना चाहते हैं, वो दबदबा रखना चाहते हैं, दूसरे पर शासन करना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। दूसरे का लाभ होगा कि हानि, उसके अंदर ये बात नहीं होती, मानवीय दृष्टिकोण उतना व्यापक नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? रजोगुण कहते हैं। रजोगुण यानी राजशाही ठाठ में रहना, राजशाही व्यवहार करना, अत्यधिक न्याय धर्म के बारे में न सोचना, अपने आवश्यकता और अपने विकास तक सोचना। ऐसे जो गुण वाले, ऐसे व्यवहार वाले जो व्यक्ति होते हैं वे क्या होते हैं? रजोगुणी होते हैं। तो अगर संक्षेप में कहा जाए तो सतोगुण और तमोगुण को मिला देने पर जो स्थिति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? रजोगुण। जैसे वह आदमी न ज़्यादा अच्छा है न ज़्यादा बुरा है तो वो रजोगुणी व्यक्ति है। वह झूठ भी बोलता है, सत्य भी बोलता है, रजोगुणी है। वह क्रोध भी करता है और शांत भी रहता है, वो रजोगुण है। यानी सतोगुण और तमोगुण का मिक्सअप रूप, मिश्रित रूप क्या है? रजोगुण। ये रजोगुण बहुत खतरनाक होता है। ऐसे स्त्री पुरुष को पहचानना बड़ा कठिन होता है कि इसका झुकाव अंततः सतोगुण में होगा कि इसका झुकाव रजोगुण में है। कब वह अच्छा कर्म कर बैठेगा, कब वह खराब कर्म कर बैठेगा, इसका निर्णय बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वही इसका निर्णय अच्छे से कर पाते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इसी को कहते हैं अवसरवादी। अवसरवादी, जिधर देखे हंडा परात उधर बिताए सारी रात, ये वाले इसी टाइप के होते हैं। और ये लोग एक प्रकार से इन दोनों के बीच में सुलेशन का काम करते हैं। कभी इधर चपक जाएंगे, पतन की ओर चले जाएंगे, कभी उत्थान की ओर। अगर वह समझदार रहा, विवेकशील रहा, संगत अच्छी रही तो फिर तमोगुण के बाद रजोगुण का नंबर आता है, रजोगुण के बाद सतोगुण आ जाए, यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन तीनों का क्रम आपस में बदलता रहता है, चलता रहता है। तो सबसे अच्छा सतोगुण, सबसे खराब तमोगुण, दोनों का मिश्रित रजोगुण। इन सभी गुणों से युक्त जो पुरुष होगा वैसा ही उसके व्यक्तित्व का स्वरूप होगा। तो ये मैंने बताया श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार या आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर, सतोगुण रजोगुण के आधार पर व्यक्तित्व का 3 स्वरूप। अब आते हैं आगे, हम जुंग महोदय के विषय में पढ़ेंगे, जिनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप। इन्होंने इनका जो अध्ययन रहा, इनके जो व्यक्तित्व के प्रकार का इन्होंने जो उल्लेख किया था, उसमें उन्होंने सामान्य रूप से 2 चीज़ों का उल्लेख किया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी का मतलब ही होता है जो व्यक्ति मनन करता हो, चिंतन करता हो, ध्यान देता हो, शील संकोची हो, वो एक प्रकार से किसी चीज़ पर विचार करता हो, मंथन करता हो और अपने आप की कमी को ही दूर करते हुए सतत क्रियाशील रहता हो, ऐसे लोग क्या होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। और समझिए इसको, जैसे कोई रचना करना है तो जब तक आप अपने दिमाग में मंथन नहीं करेंगे तब तक नहीं बन सकते। कवि अंतर्मुखी, दार्शनिक अंतर्मुखी होता है, क्योंकि दार्शनिक जो है वह अंदर ही अंदर अपने चिंतन, ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप के आधार पर पूरे संसार, पूरे व्यवहार, पूरी गतिविधि का वह सूक्ष्मता से अन्वेषण करता रहता है, खोजता रहता है। तो अंतर्मुखी के व्यक्तित्व की, ये अंतर्मुखी वाले जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो बहुत ऊर्जावान, बहुत जो है गंभीर और बहुत व्यापक, बहुत सूक्ष्म उनकी समझ और पकड़ होती है। तो अंतर्मुखी वाले जो व्यक्तित्व होते हैं वो अपने अंदर से ही सारी योग्यताओं का अपने आप और अपने द्वारा ही ज़्यादा वो प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जानता वैज्ञानिक, कवि, महान लेखक, साहित्यकार, नाटककार, दार्शनिक, महान नेता इत्यादि सब बनते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कोई भी व्यक्ति हो, वह जब गंभीर होगा, मननशील होगा, चिंतनशील होगा तो निश्चित रूप से वह ज़्यादा सफल होता है। कंपटीशन उम्पटीशन में भी अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व के ही बालक या बालिकाएं सफल होते हैं,
क्योंकि इसमें जो कुछ भी कमियां हैं अपने अंदर ढूंढते हैं और अपने ही प्रयास से उससे दूर भी करते हैं। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले के लोग काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, काफ़ी प्रतिभा के धनी होते हैं। शर्मीले टाइप के होते हैं, संकोच टाइप के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कामचोर होते हैं, नहीं। शर्मीले होते हैं, संकोची होते हैं। वह शर्मीला और संकोची होने का तात्पर्य यह है कि वह उत्तम से उत्तम व्यवहार और विचार की खोज करने में और वैसा व्यवहार करने में सफल हो जाते हैं। लज्जा और संकोच अच्छी चीज़ें हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तम अवस्था तक पहुंचा देते हैं। ये सब अंतर्मुखी, सामान्यतः जो प्रतिभा के धनी होते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, ये सभी जो है अंतर्मुखी ही होते हैं। क्योंकि अंतर्मुखी ही व्यक्तित्व के धनी अंदर ही अंदर सभी चीज़ों का मंथन, विचार इत्यादि करने वाले ही लोग अपने आप में एक सोना बन के उभरते हैं। तो ये रहे अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इसमें काफ़ी दार्शनिक, समाज सुधारक, रचनाकार, कवि इत्यादि बहुत से होते हैं। दूसरा इन्होंने जुंग महोदय ने बताया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब ये होता है ऐसे लोग व्यवहार से, समाज से, दूसरे के सहयोग से, दूसरे के सुख दुख में भाग लेने से, संबंधों के महत्व देने से, यानी बाहरी जगत से प्रेम, व्यवहार, संबंध, क्रियाकलाप, त्याग, उपलब्धि, मिलनसार प्रवृत्ति इत्यादि के कारण से जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। जैसे उनको दूसरे के सुख दुख में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग समाज के प्रति जो है ज़्यादा तत्पर रहते हैं। जैसे इनको सम्मान पाना बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बहिर्मुखी, यानी बाहरी जगत के अंदर अपने क्रियाकलाप अनुभवों द्वारा वो सीखते हैं और उसी जगत में अपने व्यक्तित्व को उसी जगत के अनुसार बनाते हुए अपने जीवन का विकास करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्ति। जैसे नेता क्या होता है? अगर अंतर्मुखी वाला नेता बनेगा तो दूसरा रूप हो जाएगा, लेकिन जो बहिर्मुखी वाला नेता है वह क्या होता है? समाज के व्यवहार से, समाज के लोगों से प्रेम का वातावरण होने के कारण से जो है वह बहिर्मुखता उसके अंदर आती है। ऐसे लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोग जो है मिलते बहुत ज़्यादा है, मिलनसार प्रवृत्ति के ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग अपनी कमी को नहीं, दूसरे की कमी को ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग जो है सामान्यतः ऐसे लोग कोई विशेष उपलब्धि या कोई विशेष व्यवहार विशेष रूप से नहीं देखा जाता, परंतु इनका व्यवहार लोगों से प्रेरित होता है, लोगों के बीच में होता है, लोगों के क्रियाकलापों से संबंधित होता है। तो ऐसे लोग जो है बहिर्मुखी जो है, इनके सबसे अंदर ये खासियत होती है कि अपने अंदर जल्दी सुधार नहीं कर पाते, यह परिस्थितियों से सुधरते हैं, परिस्थितियों में ही अपना भविष्य देखते हैं। अपने में अपना भविष्य नहीं देखते, बाहरी जगत में अपना भविष्य देखते हैं, बाहरी व्यवहार में देखते हैं। जैसे वो अगर देख रहे हैं बहिर्मुखी वाला कि कोई पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ना शुरू करेगा, अपना नियम दायित्व तो समझ के नहीं पढ़ेगा। दूसरा अगर विकास कर रहा है तो उनको भी विकास का नशा चढ़ेगा। लेकिन ये सब जितने होते हैं बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले, ये बाहरी जगत से, दूसरे लोगों से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं या दूसरे को देख करके ज़्यादा वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसको बहिर्मुखी कहते हैं। आगे चल करके हुआ क्या कि इन्हीं के शोध इत्यादि के आधार पर आगे जो मनोवैज्ञानिकों ने एक नए स्वरूप को बताया, उभयमुखी का जो है उन्होंने दृष्टिकोण जो प्रस्तुत किया, उन्होंने ये बताया कि उभयमुखी के अंतर्गत अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण जिसमें शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं? उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। उभयमुखी के अंतर्गत व्यक्ति शील संकोची भी होता है और दूसरे से बात करने में, जवाब देने में मिलनसार भी होता है। जैसे अधिकारी, जैसे क्या है? अधिकारी अंतर्मुखी होकर के पढ़ाई भी किया है, जब समाज में फील्ड वर्क मिलता है तो वो सबसे मिल करके अपना काम भी कर लेता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि उभयमुखी वाले जो होते हैं वह प्रत्येक परिस्थिति में समायोजित हो जाते हैं, प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार, अपना विचार, अपना दृष्टिकोण ढाल लेते हैं, उस अनुसार बन जाते हैं। कठिनता के समय में कठिनता का भी सामना कर लेते हैं, सुख के समय में सुख का भी सामना कर लेते हैं। ऐसे धनी होते हैं। और बहिर्मुखी समायोजन इनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है और साथ ही इनके अंदर जो है सभी चीज़ों के वैल्यू को, सभी चीज़ों के महत्व को, सभी चीज़ों को सभी दृष्टिकोण से विचार करने की, समझने की, मनन करने की क्षमता अधिक होती है। अर्थात यह जो है
उभयमुखी वाले जो व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वे व्यक्ति और समाज, व्यक्तिवादी अवधारणा समाजवादी अवधारणा दोनों में संतुलन रखते हैं। तो ये जो है सामान्यतः ऐसे लोग समायोजी होते हैं और सामान्यतः ऐसे लोग सभी कार्यों में फिट बैठते हैं, सभी गतिविधियों में इनका उत्तम व्यवहार हो जाता है और सभी प्रारूपों में यह अपने आप को उत्तम सिद्ध करने में सफल होते हैं। अगर आप व्याख्या को ध्यान दें या इसके वास्तविकता को ध्यान दें तो उभयमुखी वाला व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा, परंतु रह गई बात यह उभयमुखी कब आएगा, अंतर्मुखी के बाद आएगा या बहिर्मुखी के बाद आएगा। कहने का तात्पर्य है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का जब ये दोनों रूप ही है तो इस अवस्था में व्यक्ति कभी समाज से होता हुआ अपने तक पहुंचता है तब भी उभयमुखी हो जाएगा, कभी व्यक्ति अपने से होता हुआ समाज से जुड़ता है तब भी वो क्या होता है, उभयमुखी हो जाता है। अर्थात क्रियाकलाप, व्यवहार, गतिविधि, अवस्था, सोच, परिणाम, क्रिया गतिविधियों में वह मोड़ जरूर आता है जहाँ पर व्यक्ति बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी हो, दोनों को एक सीमा के बाद, एक क्रिया व्यवहार के बाद उभयमुखता की सीमा में प्रवेश करना पड़ता ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि उभयमुखी इन दोनों का संयुक्त रूप है और यह समायोजन के लिए उत्तम है और यह व्यवहार भी सबके लिए या एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि यह संतुलित जीवन है। यह संतुलित जीवन का स्वरूप ही उभयमुखी है। तो आप समझ गए होंगे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को। अब आगे चलते हैं। स्प्रेंगर ने बताया व्यक्तित्व को 6 प्रकार से इन्होंने बांटा है। इनकी पुस्तक है टाइप ऑफ मैन में इन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा। पहला सैद्धांतिक, ऐसे व्यक्ति नियम, अनुशासन, संविधान, पद, स्थिति, जो कुछ भी है अपने जीवन को एक सैद्धांतिक प्रारूप में ढाल के रखते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं पसंद करते। जितना ही आदमी सैद्धांतिक होगा, सिद्धांतवादी होगा, अनुशासित होगा, व्यवस्थित होगा, नियमानुसार क्रियाशील होगा, सही समय पर सही दायित्वों को पूरा करने में सफल होता है, उतना ही व्यक्ति महान होता है। तो सैद्धांतिक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ये अलग बात है कि अच्छे व्यक्ति से गलत लोगों को तकलीफ़ होती है, वो अलग बात है। लेकिन सैद्धांतिक व्यक्ति, इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के प्रकार में पहला बताया सैद्धांतिक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है कि नियम, कानून, संविधान, व्यवस्था, अनुशासन, पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, अपने दायित्व, कर्म इत्यादि को वह मानता हुआ, उसको पूरा करता हुआ 100% फिलअप करने के पक्ष में या विचार में वह रहता है, तो उसे सैद्धांतिक व्यक्तित्व कहते हैं। दूसरा है आर्थिक व्यक्तित्व। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हमेशा व्यावसायिक दृष्टिकोण से या लाभ हानि के दृष्टिकोण से कार्य करते हैं कि उसमें हमेशा प्रॉफिट रहे, यानी आर्थिक उनका लगाव, उनका आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेना, आर्थिक गतिविधियों को पसंद करना, यानी हमेशा लाभ के चक्कर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही, वो हर जगह लाभ हानि का भी दृष्टिकोण अपना करके ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत ऐसे लोग समाज के नियम, कानून, परंपरा, रीति रिवाज, सम्मान, परिचय, संगठन, सामूहिक एकता इत्यादि संबंधी गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा दूसरे से पालन करवाना चाहते हैं, स्वयं भी पालन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तीसरे प्रकार के स्प्रेंगर ने बताया, यानी समाज की नियम, परंपरा, रीति, मान्यमाना, संस्कृति, धर्म, क्रिया, गतिविधि इत्यादि को वो भी बहुत ज़्यादा स्वीकार करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आगे है राजनैतिक। ऐसे लोग सामूहिक रूप से नेतृत्व करना, संगठन बनाना, दबदबा रखना, सत्ता हथियाना, दूसरे से काम लेना, दूसरे के आधार पर अपना जीविकोपार्जन करना, एक प्रकार से जो है ऐसे लोग जो है ऐसे लोग जो है शासन सत्ता संबंधी गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ज़्यादा उसके माध्यम से वे अपने क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि को प्रदर्शित करते हैं, उसे राजनैतिक व्यक्तित्व वाले कहते हैं स्प्रेंगर महोदय। अब 5वां है धार्मिक। ऐसे लोग भगवान में विश्वास करना, आध्यात्मिक चीज़ों पर विश्वास करना, नैतिकता को मानना, रीति रिवाज को मानना,
धर्म के नियमों का पालन करना, धर्म के त्योहारों का पालन करना, धर्म के अनुसार आचरण करना, धर्म के अनुसार जीवन यापन करने संबंधी गतिविधियों को व्यतीत करते हैं, उसे धार्मिक व्यक्तित्व के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया है 5वें प्रकार में। 6ठे प्रकार में कलात्मक, ऐसे लोग सुंदरता पसंद करना, सौंदर्य प्रसाधन ज़्यादा पसंद करना। वो इतना अधिक सौंदर्य प्रसाधन पसंद करते हैं कि टाइम मिले, दूसरे काम के लिए टाइम मिले या ना मिले, पेंट पॉलिश मार के फिट हो जाएंगे। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको सुंदर दिखना, सजावट ज़्यादा पसंद करना, सुंदर ढंग से घर को सजाना, व्यवहार को सजाना और रंगोली इत्यादि कला, यानी कहने का मतलब सौंदर्य प्रसाधन का मतलब वो हर जगह लिखेंगे भी तो सुंदर स्टाइल में, कपड़ा भी बहुत सुंदर पहनेंगे, दिखेंगे भी तो खूब क्रीम पाउडर मार के सुंदर ही दिखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में सौंदर्यात्मक परिस्थितियों को, व्यवहारों को, क्रियाकलापों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है कलात्मक व्यक्तित्व। कलात्मक व्यक्तित्व वाले का आप तो समझ ही गए होंगे। धार्मिक व्यक्तित्व को मैंने बता ही दिया, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैद्धांतिक, इन 6 प्रकार के व्यक्तित्व की बात स्प्रेंगर महोदय ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में किया है। यानी इतने प्रकार के आदमी होते हैं, जब इतने प्रकार के आदमी होते हैं तो इतने प्रकार का उनका व्यवहार भी होता है, इसीलिए इसे व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने तीनों प्रकार से व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है, आप उसे समझ गए होंगे। देखिए, मैं तो पूरा लिख तो नहीं ना सकता, उतना हमको लिख ही नहीं पाऊँगा। आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है। यदि आप समझ गए हैं, आप थोड़ा बहुत भी लिख लेंगे तो आपका नोट्स भी बन जाएगा और कहीं भी आप जाके पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाए हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।